राजस्थान सरकार का जो वित्तीय कुप्रबंधन है और उसका खामियाजा जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को उठा रहा है, तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने प्रबंधन को दुरुस्त करें। पर माननीय सभापति महोदय, पता है आपको, माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के लिए समय कम दे पा रहे हैं और उनका सारा का सारा समय है ना केंद्र में कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की बिगड़ती हुई छवि को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। मेरा आग्रह रहेगा उनसे, प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी छवि कैसे ठीक होगी वो चिंता आप कम करें और प्रदेश का विकास कैसे हो उसमें भी थोड़ा समय लगाएं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 बयान आपने प्रेस के जरिए सुने होंगे, बड़े अजीब बयान। एक बयान आया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का देश में कोई राजनेता मुकाबला कर सकता है तो वो एकमात्र राहुल गांधी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेस में दिया हुआ बयान। और दूसरा बयान आया, यूपी में कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय के बाद भी उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व को सराहा कि सोनिया जी ने 403 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट तो खड़े कर दिए, उसमें भी वो खुश हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये मजाक देश की जनता या प्रदेश की जनता नहीं सुनना चाहती। प्रदेश की जनता राजस्थान विकास चाहती है और उनके वित्तीय कुप्रबंधन के कुछ नमूने बताऊंगा मैं आपको, मेरे और से नहीं है ये। कुछ नमूने उपनेता प्रतिपक्ष ने बताए, कुछ हमारे सांगानेर से आने वाले विधायक ने बता दिए। मैं उनसे हटकर जो केग ने टिप्पणी की है, वर्ष 2019-20 में 165 योजनाओं के तहत जिनका बजट प्रावधान किया गया था, एक फूटी कौड़ी भी उन योजनाओं में खर्च नहीं की। ये केग ने लिखा है। और ये राशि कितनी थी? ये राशि थी 2766.33 करोड़। बजट में आपने प्रावधान किया उसका, पर खर्चा शून्य। उसमें तो और भी गंभीर बात यह है कि इसमें एसटी के विकास हेतु 250 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा था अनुसूचित जनजाति के लिए, पर खर्चा किया शून्य। उनके हितों की भी चिंता नहीं। बीपीएल और ओबीसी के सहयोग हेतु भी 35 करोड़ का प्रावधान किया था, एसटी के लिए 250 करोड़ रुपया, खर्चा बिल्कुल नहीं। और बीपीएल और ओबीसी के लिए 35 करोड़, पर सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाई। इससे ज्यादा दुखद बात इस प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। और माननीय सभापति महोदय, कैग ने यह भी लिखा है कि सेंट्रल से जो हमें ग्रांट मिलती है उसे भी हम समय पर खर्च नहीं कर पा रहे। जो पैसा हमारे पास पड़ा है, सरकार ने हमको दिया है विकास के लिए, मदद के लिए, पर हमारा वित्तीय कुप्रबंधन देखो कि हम उसमें से भी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और जिस समेकित निधि की बात की ना, अभी माननीय सांगानेर से आने वाले सदस्य ने, स्टेट के पार्ट में 2019-20 में 23,574 करोड़ ट्रांसफर होने थे, 23,574 करोड़, और 4,936 करोड़ की राशि हमें मार्च 2020 में प्राप्त भी हो गई। खर्चा किया नहीं, पर साथ में डर यह भी कि खर्चा नहीं करने से कहीं ये राशि लैप्स नहीं हो जाए, तो नियम विरुद्ध काम जरूर किया। इस राशि को उन्होंने पीडी खाते में ट्रांसफर कर दिया, जबकि उनको योजनाओं में खर्च करना था इसको। केग ने टिप्पणी की है, स्टेट बजट मैनुअल के तहत किसी भी ग्रांट को लैप्स होने से बचाने के लिए पीडी अकाउंट में ट्रांसफर करना गैर कानूनी है। ये कैग की टिप्पणी है एवं एसबीएम प्रोविजनल के विरुद्ध है, पर हमारे ऊपर कोई असर नहीं। हम खर्चा भी नहीं करेंगे और जो केंद्र का पैसा है वो वापस लौटाएंगे नहीं, और चाहे हमको खाते में किसी प्रकार काला सफेद करना वो हम करेंगे। केग की और एक टिप्पणी, मैं उन टिप्पणियों को छोड़ रहा हूं जो पहले बता चुके हैं।
की एक और टिप्पणी, राज्य सरकार योजना अनुसार पीढ़ी खाते का बैलेंस मेंटेन नहीं करती। सारे नियम बने हुए हैं फाइनेंस के कि योजना के अनुसार ये आपको पीढ़ी खाता मेंटेन करना होगा, पर पता है कि हम खर्च कर नहीं पाएंगे। अकाउंट ऐसे बनाओ ताकि कहीं हमको कुछ इधर उधर करना हो तो हम आसानी से कर सके। मेंटेन नहीं करती, जिसमें योजना अनुसार कितनी राशि खर्च हुई इसका सेंट्रल को पता ही नहीं चलता, और ये राशि निम्न नियमानुसार सरेंडर भी नहीं की गई। अगर खर्च नहीं हुई उसे सरेंडर करना होता है, पर नियमानुसार उसको सरेंडर भी नहीं किया। और केग ने एक और गंभीर टिप्पणी की है, माननीय सभापति महोदय, मई 2020 तक 940.61 करोड़ की यूसी राज्य सरकार द्वारा जमा नहीं कराई गई। अगर आपने काम कर दिया, क्या दिक्कत आती है सरकार को यूसी जमा कराने में? यूसी अगर सरकार समय पर जमा कराएगी तो एडिशनल ग्रांट देने का प्रावधान भी भारत सरकार में है। और ये रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि राज्य सरकार की यूसी लगातार बढ़ रही है। इससे राज्य सरकार एवं अधिकारियों की अनदेखी साफ नजर आ रही है। माननीय सभापति महोदय, कैग की टिप्पणियां देखें ना राज्य सरकार के विरुद्ध, कहीं लगता है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी के प्रति गंभीर नहीं है और केंद्र में किस प्रकार कांग्रेस बच जाए जो संभव नहीं है, उसकी चिंता में माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात एक किए हुए हैं। और माननीय सभापति महोदय, आज जब ये सदन स्थगित होगा ना तो राज्य सरकार को अधिकार मिल जाएंगे राशि खर्च करने के। परंतु माननीय सभापति महोदय, आपने बजट घोषणाएं करके वाहवाही तो लूट ली और यह भी कह दिया कि हमने सब वर्ग को इसमें सम्मिलित करके सब वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चाहे कोमा में जा चुकी कांग्रेस पार्टी को बजट रूपी वेंटिलेटर से सपोर्ट से जीवित करना चाहते हैं, पर अब ये संभव नहीं है। अब तो जो बाकी राज्यों में हालात हो रहे ना, जैसा यूपी में हुआ, वो आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान की धरती पर भी देखने को मिलेंगे। और भारत अब ठान चुका है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, और वो आने वाले कल में होगा। माननीय सभापति महोदय, कुछ प्रश्न खड़े रह जाएंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था, ये आपके विकास पथ क्यों रुक गए भाई? हर साल में एक देने की बात कही थी और एक साल में ही आपके ये विकास पथ रुक गए। खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का ये जो काम है ना, उम्मीद लगाए बैठे हैं सारे लोग, पर अभी भी कोई बजट में ऐसा प्रावधान नहीं कि इनको लाभ मिले। लेबर कार्डधारी को सुशक्ति की योजना का लाभ जो वसुंधरा जी की सरकार में भरपूर मिला है, 3 साल हो गए लेबर कार्डधारी को सुशक्ति की योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ये ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली सहायता राशि, माननीय सभापति महोदय, ये सारे सरपंच है ना, ठान के बैठे हैं कि जिस सरकार ने हमको राशि के लिए तरसा दिया ना, चुनाव आने दो, वोटों के लिए इतना तरसा देगी कि यूपी से भी बुरी गत राजस्थान में ऐसी होगी। और माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार बात करती है कोरोना से हुई मौतों पर हमने बहुत बड़ी राशि दी है। जिनकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव थी, राशि दी, आपको धन्यवाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे, आपको देनी ही थी, पर ऐसी भी हजारों मौतें हैं जिनका हो सकता है RT-PCR रिपोर्ट हो, पर बाकी जो लक्षण थे ना, चाहे CT का स्कोर हो, तो वो इस बात को इंगित करता था कि ये कोरोना है, और चाहे ऑक्सीजन लेवल की कमी, तो वो भी प्रमाणित करता था कि ये कोरोना का मरीज है, और उसको कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आपके द्वारा या सरकार के डॉक्टर द्वारा इलाज भी दिया गया।
और आरटी-पीसीआर में तो खुद आईसीएमआर ने और डब्ल्यूएचओ ने माना था कि इसकी 72% रिपोर्टें ही सही है, बाकी 28% फॉल्स आ सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने एक बयान जारी करके इस बात की पुष्टि की थी कि मात्र आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के आधार पर ही आप अपने आप को सुरक्षित या असुरक्षित नहीं समझें। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिनका प्रोटोकॉल के तहत कोरोना का इलाज हुआ है और उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों पर भी कुछ रहम करें और उनको भी हो सकता है उतनी राशि नहीं दें जितनी आपने उनको दी है, और कोई न कोई एक ऐसी राशि उनको दे दे ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके। माननीय सभापति महोदय, ये बेसहारा पशुओं के लिए नंदनीशाला लगातार 3 साल से, लेकिन सदन में आया कई बार प्रश्न के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, कहीं भी नंदनीशाला नहीं खुली। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले बजट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा की थी कि हथलेवा के रूप में मुख्यमंत्री जी की ओर से उसको राशि देंगे। ये चौथा बजट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस कन्यादान योजना का कोई अता पता नहीं, उसका अभी तक आवेदन या परफॉर्मा कैसा है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। माननीय सभापति महोदय, ये जब मांग आई ना, मांग के दौरान कई सारे मैटर सरकार की जानकारी में आए। ये नवजीवनी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद की महती योजना थी, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार जिक्र कर चुके हैं, मेरे खुद के एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार की जानकारी में आ गया कि जितना बजट प्रावधान इसका है उसका मात्र 3.5% ही खर्च कर पाए, 3.5% ही। और ये योजना किसके लिए? जो परिवार अवैध दारू के निर्माण और बेचान में लगे हुए हैं, उनको उस धंधे से मुक्ति दिलाना। सरकार शायद गंभीर नहीं इस विषय को लेकर और अवैध दारू के धंधे को लगातार शायद वो प्रश्रय देना चाहती है, इसलिए इस योजना में वो इतना राशि खर्च नहीं कर पा रही है। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा ना आपको कि सरकार SC/ST के हितों के प्रति भी गंभीर नहीं है। पूर्व में स्वच्छकार पुनर्वास योजना चलती थी, पर कुछ सालों में इसका कोई भी बजट प्रावधान नहीं। हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु जो गंदगी को दूर करके हमें एक सुंदर वातावरण देते हैं, स्वच्छ वातावरण देते हैं, और जिन्होंने कोरोना काल में इस प्रकार का काम किया, मौत से बेखौफ होकर गंदगी की इकट्ठी नहीं हो और बीमारी ज्यादा नहीं फैले। सबसे ज्यादा यदि किसी ने महती काम किया है तो उस वाल्मीकि समाज के बंधु ने किया, और उसकी ये स्वच्छकार पुनर्वास योजना है ना, उसमें राशि का कोई प्रावधान नहीं। माननीय सभापति महोदय, पहले बीपीएल परिवार का कोई मुखिया, उसकी मृत्यु होती थी ना, अगर उसकी आयु 59 साल से कम है तो सामान्य मृत्यु पर 30,000 की राशि और दुर्घटना पर मृत्यु पर 70,000 की राशि दी जाती थी। पर पिछले 3 सालों में इस योजना के तहत किसी को भी लाभान्वित नहीं किया गया, जबकि कई बीपीएल परिवार के मुखिया जो पात्र थे उनकी मृत्यु हुई है। और माननीय सभापति महोदय, अनुजा निगम के ऋण है ना, जो हमारे SC/ST के बंधु है, जो हमारे पिछड़े वर्ग के बंधु है, वो अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सके, सरकार लोन देती थी। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय वसुंधरा जी को कि जिन्होंने राजस्थान के हजारों ऐसे ऋणी जो किसी कारणवश व्यापार ढंग से नहीं कर पाए और लोन अदायगी नहीं कर सके, तो उन्होंने सबका ऋण माफ कर दिया था। पर इस सरकार ने तो उस योजना पर भी एक प्रकार से कहूं ना आपको कि कुंडली मारकर बैठ गई, कोई काम नहीं। ये जन कल्याण, ये गरीब कल्याण की कितनी योजना इस सरकार के आने के बाद में फाइलों में दफन हो गई। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कहते हैं हमने सबको दिया है, सब वर्ग को दिया है, तो क्यों नहीं आप इनको दे देते भाई? जो पहले की योजना, नई योजना मत लाओ आप। जो पहले की योजना चल रही है उसमें पर्याप्त बजट का प्रावधान करके उनको लगातार लाभान्वित करते रहें। ये काम तो हमको करना होगा। और मान लो केंद्र सरकार ने आपको एक लिमिट कर रखी है कि खाद्य सुरक्षा में इससे ज्यादा नाम नहीं जुड़ सकते, तो आपने नरेगा के तहत राज्य मद से 25 दिन और बढ़ाने की घोषणा की,
तो खाद्य सुरक्षा योजना में भी ऐसे पात्र परिवार जो केंद्र सरकार की सीमा के बाहर आ जाते हैं, तो राज्य मद से आप बजट प्रावधान कर दो। आप कह रहे हो ना पैसे की कमी नहीं, पैसा खूब है आपके पास, उसमें करवा दो आप। और माननीय सभापति महोदय, ये पशुओं के लिए टैंकरों से पानी की व्यवस्था भी बहुत जरूरी हो गई। ये जो आपका आपदा कोष है ना, उसमें तो एक लिमिट कर रखी है। क्या अकाल के दौरान जब राहत कार्य चलेंगे और टैंकरों के माध्यम से पानी भिजवाया जाएगा, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 30 लीटर पानी हमारे इलाके में पशुधन इंसानों की तुलना में भी कई ज्यादा है। आपके पास इस गो शेष का 500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा पड़ा है आपके पास, जो आप खर्च नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने रंगीशाला खोली नहीं, खर्चा हुआ नहीं। जब आपके पास 500 करोड़ से भी ज्यादा राशि आपकी गो शेष में पड़ी है, जो आपको गायों के लिए ही खर्च करनी है, तो मुख्यमंत्री जी से विनती रहेगी मेरी कि आज जब रिप्लाई दें तो जहां पशुधन ज्यादा है, आपके तहसीलदार पटवारी से जांच करवा दो और वहां वो पशुधन को पानी मिल जाए, ऐसी व्यवस्था आप कर दो। माननीय सभापति महोदय, ये 3.25 साल से जो ऋण माफी के इंतजार में किसान बैठा ना, वो भी अभी तक आस लगाए बैठा है कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ रहम आ जाए और माननीय राहुल गांधी जी की इतनी प्रशंसा वो कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी की जो राजस्थान की जनता को की गई घोषणा ना, जब आज नई घोषणा करें वे, तो उस समय इस ऋण माफी की घोषणा कर देंगे, तो हो सकता है राजस्थान के किसान जो कई वर्षों से अपना आप को ठगा महसूस कर रहे हैं ना, उसको भी राहत मिल जाएगी। ये माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो भी बजट घोषणा की ना, ये सारा का सारा केंद्र सरकार का आपका कहीं ना कहीं योगदान है। अगर केंद्र सरकार FRBM एक्ट में प्रावधान करके आपकी ऋण सीमा को बढ़ाती नहीं ना, तो आप न तो घोषणा की वाहवाही लूट पाते और न इतनी घोषणा कर पाते। और माननीय सभापति महोदय, कहां राजस्थान और कहां भारत जा रहा है? भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं ना, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2013-14 में हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार था मात्र $200 अरब। आज बढ़कर हो गया 7 साल बाद में $600 अरब। कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम किया, देश हित में काम किया ना, ये उसका परिणाम है कि 3 गुना हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ गया। वरना एक बार तो ऐसी स्थिति आई थी कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमारे देश का सोना हमको बाहर विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। इतनी शर्मनाक स्थिति कांग्रेस के काल में आई थी। माननीय सभापति महोदय, हमारा GDP देखो आप, केंद्र सरकार का कमाल देखो आप। 2013-14 में था 1,10,000 करोड़, वो बढ़कर हो गया 2,30,000 करोड़। 7 साल में दुगना। ऐसे होता है काम, ऐसे चलता है शासन। और निर्यात देखो आप, 13-14 में था 2,85,000 और अब बढ़कर हो गया 4,70,000 करोड़। 2,85,000 करोड़ अब बढ़कर हो गया 4,70,000 करोड़। कुछ करना चाहते हैं तो बहुत कुछ संभावना है हमारे प्रदेश में भी, पर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो अगर पैदा कर देंगे तो राजस्थान तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम यहाँ बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप देखेंगे 2013-14 में देश में इनकम टैक्स पेयर थे ना, उनकी संख्या थी 3.70 करोड़, 3,79,00,000। वो अब बढ़कर हो गई 2021 में 8,23,00,000, लगभग 2.25 गुना। जनता को इस बात के लिए प्रेरित भी किया कि आप देश हित में भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दें, और उसी का परिणाम कि हम 2.25 गुना ज्यादा इनकम टैक्स पेयर इन 7 सालों में कर पाए हैं। प्रति व्यक्ति आय देख लो आप,
2014-15 में देश के में प्रति व्यक्ति आई थी 88,533 रुपये, जो 2021-22 में बढ़कर 1,50,000 रुपये, लगभग दुगने की, और दुगने से थोड़ा कम होगा, पर प्रति व्यक्ति आय भी लगभग दुगनी हुई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और जीएसटी का कलेक्शन देखोगे ना आप, जिसका फायदा हमको भी मिल रहा है। ये जीएसटी का कलेक्शन 2020-21 में 11,37,000 करोड़, और इस वर्ष देखो आप कितनी लंबी छलांग लगाई हमने। फरवरी 2021-22 तक हमने 13,43,542 करोड़ की आय जीएसटी के माध्यम से पैदा कर ली। हमको भी हिस्सा मिलेगा उसका, राजस्थान को भी लाभ होगा उसका। पर काम, अगर वाकई में काम के प्रति जिम्मेवार हो, मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 24 में से 20 घंटे काम करते हैं, और उनके मंत्री अगर उनकी इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं देते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, मंत्रिमंडल से बाहर करना है तो उसके लिए भी वो हिचकते नहीं। हमको ऐसी ही शक्ति दिखानी पड़ेगी, इतना ही समय राजस्थान के लिए देना पड़ेगा। और माननीय सभापति महोदय, कई बार क्या होता है, करता कोई है और बदनामी दूसरे के माथे डालने का प्रयास करता है। ये महंगाई जो डीजल और पेट्रोल की वजह से बढ़ी ही, ये डीजल और पेट्रोल की बड़ी कीमतों का गुनाहगार कौन है, उसकी सच्चाई जानोगे ना तो आपको अपना खुद का चेहरा नजर आएगा। यूपीए सरकार ने 2005 से 10 के बीच में ऑयल बॉन्ड के नाम से 1.40 लाख करोड़, मामूली रकम नहीं, 1.40 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड के नाम से राशि एकत्रित की। डर था कहीं रेटें बढ़ गई ना, सरकार कोई सरकार को बदनाम न कर दे। रेटों को स्थिर रखा उन्होंने, पर ऋण लेके अगर उस समय ये ऑयल बॉन्ड नहीं लेते ना तो आज जो दरें है ना उससे भी काफी दरें कम होती। और नाराजगी हमारे ऊपर कि एनडीए की सरकार के आने के बाद में तेल और डीजल की रेटें बढ़ी है। भार भी हमारी सरकार के ऊपर, जबकि हमने पिछले 7 सालों में इस बॉन्ड के 70,196 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया है। हमारी सरकार के आने के बाद में आपने लिए 70,196 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया है, और इस वर्ष हमने 10,000 करोड़ का तो मूल ऋण वो भी चुकाया है, और 2023 में 23,000 करोड़ का रीपेमेंट भी हमारी सरकार के माथे ही आने वाला है, वो हमको ही चुकाना पड़ेगा। करे पाप कोई करे और भरे कोई, ये हालत हो गई है। ये जनता को सब सच्चाई पता लग रही धीरे धीरे कि किस किस सरकार के समय कैसे कैसे पाप हुए। माननीय सभापति महोदय, कब तक पाप छुपाओगे आप? ये कश्मीर में जो 22 साल पहले पाप हुआ ना, अब तक दबाए रखा आपने, अब तक दबाए रखा, और आज जब ये घिनौना पाप हिंदुस्तान की जनता के नजरों में आ गया ना, मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है। मुंह दिखाना, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करके कि ये हमने नहीं किया, पर हिंदुस्तान की जनता जान गई है कश्मीर में जो घिनौना काम हुआ उसका वास्तविक जिम्मेवार कौन है। और माननीय सभापति महोदय, मात्र कश्मीर नहीं, आसाम में बोडो आदिवासियों के साथ भी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 2 बार नरसंहार का प्रयास किया था। एक बार कांग्रेस का शासन था, क्या हालत हुई थी उनकी, बोडो आदिवासियों की। सरकार ने उनकी अनदेखी की, और लाखों की संख्या में बोडो आदिवासी बांग्लादेश की धरती पर अपना कब्जा जमा, बांग्लादेश के आदिवासी हमारी आसाम की धरती पर कब्जा जमा कर बैठ गए। और दूसरी बार प्रयास किया जब बीजेपी की सरकार थी, हमारी पिछली सरकार के काल में।
ऐसी शक्ति दिखाई हमारी सरकार ने। 5 मिनट में समाप्त करें। सारे के सारे बांग्लादेशी जो वहां जो थे घुसपैठिए, जो अपराध को भी फैलाते थे, शासन हमारा था ना। हमने आदिवासियों को सुरक्षित ही नहीं किया, उनकी जो पहले छीनी गई जमीनें थी ना, वो भी उनको दिलवाकर उस धरती से बांग्लादेश के घुसपैठियों को बाहर कर दिया। ये शासन का अंतर होता है माननीय मंत्री जी, ये मामूली शासन नहीं है, आपको सोचना होगा। और आप कोई भी कल्पना कर दो, इनकी कल्पना है कैसी कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है, उसके कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, तो अब तो नरेंद्र मोदी को घेरने में मजा आएगा। सारे के सारे एक ही बात कहते थे कि यूपी के चुनाव है, इसलिए केंद्र सरकार तेल की दरें बढ़ा नहीं रही है, 7 तारीख को पोलिंग खत्म होगा और 25-30 रुपए बढ़ेंगे। आज 7 से 21 हो गया, 1 पैसा भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ाया नहीं है। ये मोदी के विरुद्ध आप कुछ भी कर लो ना, तो ये मोदी तो निरंतर शक्तिशाली होना है, आप चाहे कितना भी घोरना घेरना चालू करो, उसके कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और माननीय सभापति महोदय, ये मोदी विश्व का आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेता है, उसको चुनौती दे नहीं सकते। सिर्फ भारत नहीं, भारत के जो बाहर रहते हैं ना, चाहे भारतवासी है चाहे विदेशी है, अरे कई देशों में तो लोग आहे भरते हैं कि हमारे पास भी काश मोदी जैसा नेता हो जाए। और पाकिस्तान के एक नहीं पाकिस्तान के एक नहीं 3 बड़े नेताओं ने अपनी टीवी डिबेट में कह दिया कि काश हमारे पास भी कोई नरेंद्र मोदी जैसा नेता होता। तो आप सबको भी गौरव करना चाहिए भाई कि हमारे देश को इतना श्रेष्ठ, इतना अच्छा नेता मिला है। पर पता नहीं आपको डर लगता है कि मोदी रहेगा तो हम कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। सत्ता आए नहीं आए, पर यह देश सुरक्षित रहेगा। और माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार कश्मीर में 22 साल पहले हुआ, अगर ये 23 साल पहले 89 में 32 साल पहले ऐसा हिंदुस्तान में किसी और प्रांत में नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि कोई शक्तिशाली नेता इस देश पर शासन करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। देश को संभालना कोई मामूली काम नहीं होता। देश को संभालना है तो मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी होनी चाहिए। और ये मोदी एकमात्र ऐसा नेता है, उसके बाद हमारे पास नेताओं की लाइन लगी हुई है, पर शीर्ष नेता में मोदी एकमात्र ऐसा नेता है जो देश को सुरक्षित नहीं शक्तिशाली बनाकर पूरे विश्व में पहले नंबर पर लाएगा। और माननीय सभापति महोदय, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये मोदी महादेव का अवतार है, महादेव का अवतार। अगर आप देख लोगे ना, तो किसी जमाने में हर हर महादेव की बोली बोली जाती थी, उसके बाद में सैकड़ों नेता इस देश में हुए होंगे। 2 मिनट में समाप्त करें। सैकड़ों नेता हुए होंगे, सैकड़ों हमारे इष्ट हुए होंगे, पर उसके बाद में अगर कोई नारा लगा है तो वो हर हर मोदी के नाम का नारा लगा है। कभी हर हर राम और हर हर कृष्ण भी नहीं लगा, पर हर हर मोदी के नाम का नारा लगा है। और माननीय सभापति महोदय, मेरे नंबर बड़े हुए भाई, चिंता मत करो मेरी। कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। 2 मिनट में बात कर लूंगा। माननीय सभापति महोदय, महादेव ने विषपान किया था। इस मोदी को भी देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से विषपान करवाया, पर कभी कोई मन में नहीं रखकर सारे जहर को पीकर भी है ना, सारे जहर को पीकर उसने राष्ट्रहित में जो जो काम करना था वो सारे काम किए। और माननीय सभापति महोदय, जब महादेव की तीसरी आंख खुलती ना, प्रलय होता है, और ये मोदी की तीसरी आंख खुली ना, तो कश्मीर से और देश से आतंकवादियों का सफाया हो गया। ये तीसरी आंख खुली ना, रखी हुई है तो पाकिस्तान की धरती पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो गई। और माननीय सभापति महोदय, जब महादेव डमरू बजाता है ना, तो राम मंदिर का निर्माण होता है। ये महादेव डमरू बजाता है ना, तो भव्य काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर का निर्माण होता है। और जब डमरू बजाता है ना, तो कश्मीर से 370-35 की धारा उसका। कृपया समाप्त करिए।
और माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति मेरा महोदय, मेरा माननीय व्यवस्था सभापति का महोदय, प्रश्न है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं मेरा देश व्यवस्था के का प्रश्न यशस्वी है। प्रधानमंत्री मेरा देश व्यवस्था के का यशस्वी प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहा हूँ। माननीय सभापति वो महोदय, बीजेपी के मेरा नेता नहीं, व्यवस्था का प्रश्न हमारे देश में देश के गौरवशाली व्यक्ति है जिन्होंने देश का मान सम्मान गौरव पूरे विश्व में मेरा व्यवस्था का विश्व प्रश्न बड़ा है। माननीय सभापति महोदय, कैसे किसी भगवान का नाम लेके आप कैसे किसी इंसान के लिए कह सकते हो कि महादेव जी की जगह हर हर मोदी करो? कैसे कह सकते हैं? ये तो इनको तो महादेव जी को पूछना नहीं है, आपको तो महादेव जी को पूछना नहीं है, और आप अनर्गल बातें किए जा रहे हैं खड़े होके। ये कार्रवाई से बाहर होना चाहिए माननीय माननीय सभापति महोदय। महादेव जी का अपमान है, महादेव की ये बढ़ोतरी नहीं भगवान की शिव है। का अपमान है, मैंने जो आप मोदी के लगातार कर कार्यों रहे की हैं। तुलना और आप इसलिए कर रहे हैं कि आप करते महादेव जी को हुए नहीं पूछते। मैंने महादेव का आप महादेव जी रूप को उनको नहीं कहा है पूछते। और उसको आप नकार नहीं सकते। आप महादेव जी को मोदी नहीं ने पूछते, साबित इसलिए किया है, आप मोदी ने अपमान कर रहे हैं। प्रमाणित किया है। क्या बात कर रहे हो लगातार आप? अपमान करे जा रहे हैं आप। बात कर रहे हो आप? नहीं होगा। लगातार आपके अपमान कर कहने रहे से हैं। मोदी छोटा नहीं एक होगा। व्यक्ति की तुलना महादेव से नहीं हो सकती। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। बोलो ना। मोदी की आप गाथा अपने इतिहास में कॉन्फ्रेंस स्वर्ण से लिखी बोलो। जाएगी। आप अपने कॉन्फ्रेंस में जाके बोलो कि महादेव जी की मूर्ति हटा के मोदी जी के लगा दो। माननीय- आप बोलिए जाके। आपने हैव यू कंक्लूडेड? आपने पूरा ये बीच में मुझे वेतन डाल रहे हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट में समाप्त कर दीजिए, 1 मिनट में। माननीय सभापति महोदय, मान्य बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए। आप पूरा करिए अपना 1 मिनट में, 1 मिनट पूरा करना है। कुछ भी करो, आप सभी को भगवान ऑर्डर से में कैसे लियाओ, मैं तुलना अपनी कर बात पूरी सकते हो? करूंगा। बिल्कुल गलत बोलिए ना। है, बिल्कुल गलत है। आप कर ही नहीं सकते हो, आप कर ही नहीं सकते हो, माननीय सभापति महोदय, नहीं कर सकते हो। मेरा तुष्टीकरण की अंतिम राजनीति यही करने कहना है वाले का आप नाम ही नहीं ले सकते हो। कि हम राजस्थानी होने के साथ साथ हम भारतीय भी है और हमारे भारत के लिए यदि कोई भी नेता सर्वश्रेष्ठ काम करता है तो हर भारतीय को चाहिए कि उसके अच्छे काम को वो थपथपाए, उसकी पीठ को थपथपाए। और कोई नेता गलत काम करता चाहे अपना भी हो वो, श्री रफी खान, उसको वो तिरस्कृत करे। बोलिए।